शादी एक पवित्र बंधन, लेकिन तो चलिए आज इसे नमस्कार। समझते हैं। आज हम भारत के एक ऐसे कानून के बारे में बात करेंगे जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को लालच से बचाने के लिए बनाया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। ठीक है, तो आज के सफर में हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले इस कानून की बुनियाद, फिर देखेंगे कि गिफ्ट और दहेज में आखिर फर्क क्या है। इसके बाद इसकी सजाओं पर नजर डालेंगे, कौन से जुर्म की क्या सजा है। फिर एक बहुत ही अनोखे कानूनी बदलाव को समझेंगे और आखिर में इस कानून की असली ताकत क्या है उस पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस कानून के बैकग्राउंड से। आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई से लड़ने का हथियार है। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये इस कानून का पूरा सार है। मतलब जब एक पवित्र रिश्ता लालच की भेंट चढ़ जाता है, एक सौदेबाजी बन जाता है, तब कानून को बीच में आना ही पड़ता है। इसी सोच के साथ ये कानून बना था। तो इस कानून का सफर देखिए। 20 मई 1961 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली और फिर 1 जुलाई 1961 से ये लागू हो गया। वैसे 1 जुलाई याद रखना आसान है, जीएसटी डे भी उसी दिन होता है। और हाँ, एक जरूरी बात, 2019 के बाद से ये कानून पूरे भारत में लागू है, जम्मू और कश्मीर समेत। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक गिफ्ट और एक जुर्म। इन दोनों के बीच कानून एक बहुत ही बारीक सी लकीर कैसे खींचता है, चलिए देखते हैं। कानून के नज़र में दहेज यानी डाउरी का मतलब बहुत बड़ा है। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी या कीमती चीज आ सकती है जो शादी के सिलसिले में दी गई हो। जरूरी नहीं कि ये शादी के दिन ही हो, पहले या बाद में भी हो सकती है। और ये डायरेक्ट भी दी जा सकती है या किसी और के जरिए भी। मतलब इसकी डेफिनेशन को बहुत वाइड रखा गया है। तो फिर एक सिंपल सा गिफ्ट और एक गैर कानूनी दहेज, इनमें फर्क कैसे पता चलेगा? इसका जवाब, इसका पूरा निचोड़ सिर्फ एक चीज में छिपा है, और वो है डिमांड, यानी कि मांग। सुप्रीम कोर्ट ने हरविंदर सिंह वर्सेस गुरुशरण कौर के केस में ये बिल्कुल साफ कर दिया था। अगर किसी चीज की मांग की गई है तो वो दहेज है। सिंपल, इतना ही, कोई इफ बट नहीं। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो मेहर होता है उसको दहेज नहीं माना जाता। मेहर वो रकम या प्रॉपर्टी है जो दूल्हा अपनी दुल्हन को देने का वादा करता है। कानून इसको दहेज की कैटेगरी से बिल्कुल अलग रखता है। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि दहेज क्या है, चलिए अब इसके अंजाम पर आते हैं। क्योंकि इस कानून में अलग अलग हरकतों के लिए अलग अलग सजाएं हैं। अच्छा, इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें सजाओं का स्ट्रक्चर साफ दिखता है। देखिए, सेक्शन 3 कहता है कि अगर दहेज दिया या लिया गया तो ये सबसे बड़ा जुर्म है, कम से कम 5 साल की जेल। वहीं सेक्शन 4 देखिए, सिर्फ दहेज मांगने पर सजा कम है, कम से कम 6 महीने। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, सेक्शन 4A। ये कहता है कि अगर कोई अखबार में या कहीं और इश्तिहार दे कि मेरी शादी के बदले इतना पैसा या प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ये भी एक जुर्म है। इसके लिए भी 6 महीने तक की सजा और जुर्माना है। तो कानून ने हर स्टेज पर इसको रोकने की कोशिश की है। और हाँ, एक बात पर गौर करना जरूरी है, सिर्फ दहेज लेना ही नहीं, दहेज देना भी सेक्शन 3 के तहत एक जुर्म है। कानून की नज़र में इस सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने में दोनों तरफ की गलती मानी जाती है। चलिए अब आते हैं इस कानून के शायद सबसे पावरफुल और सबसे हटके पहलू पर, एक ऐसी चीज जो इसको बाकी कानूनों से बहुत अलग बना देती है। एक पल के लिए सोचिए, किसी भी नॉर्मल क्रिमिनल केस में सबूत देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जुर्म साबित कौन करता है? बिल्कुल, जवाब है प्रोसिक्यूशन। यानी जो इल्जाम लगा रहा है उसे ही साबित करना पड़ता है कि सामने वाला गुनहगार है। ये कानून का बुनियादी उसूल है। लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिनियम का सेक्शन 8A इस पूरे उसूल को सिर के बल खड़ा कर देता है। ये इसको बिल्कुल पलट देता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर दहेज लेने या मांगने का आरोप लगता है तो कानून उसे प्रिज्यूम्ड गिल्टी मानता है, मतलब पहले से ही दोषी मानकर चलता है। अब ये साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की है कि वो बेगुनाह है। उसी को सबूत लाने होंगे कि उसने दहेज नहीं मांगा या लिया। इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ।
और ये इंडियन लॉ में बहुत ही रेयर और सख्त प्रोविजन है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर बनती है एक ऐसे कानून की जो काफ़ी सख्त है, जिसके दांत आप कह सकते हैं काफ़ी तेज़ हैं। इसके तहत जो जुर्म है वो 3 चीज़ों की वजह से बहुत गंभीर हो जाते हैं। पहला, ये कॉग्निजेबल है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा, नॉन बेलेबल, इसका मतलब जमानत मिलना कोई अधिकार नहीं है, ये कोर्ट के ऊपर है कि वो दे या ना दे। और तीसरा, नॉन कंपाउंडेबल, यानी मामला दर्ज होने के बाद पार्टियां आपस में समझौता करके केस वापस नहीं ले सकती। और ये नंबर 7, ये बहुत ज़रूरी है। कानून कहता है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी औरत की मौत अननेचुरल तरीके से होती है तो ये माना जाएगा कि दहेज उत्पीड़न एक वजह हो सकती है, और इस एंगल से तुरंत जांच शुरू हो जाती है। ये प्रोविजन दहेज हत्या से जुड़े कानूनों को और भी मजबूत बनाता है। तो आइए जल्दी से सारी ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, दहेज और गिफ्ट का फ़र्क मांग या डिमांड से तय होता है। दूसरी, दहेज लेने देने की सज़ा मांगने से कहीं ज़्यादा सख्त है। तीसरा, मेहर को दहेज नहीं माना जाता। और चौथा और सबसे अनोखा, सबूत का बोझ आरोपी पर होता है, न कि आरोप लगाने वाले पर। तो ये साफ है कि ये कानून एक बहुत पावरफुल लीगल शील्ड है, एक सुरक्षा कवच है जो शोषण से बचाने के लिए बना है। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी जुड़ जाता है कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इस सुरक्षा कवच का इस्तेमाल हमेशा न्याय के लिए हो, गलत फायदा उठाने के लिए नहीं।